मैं तो यही बोलूँगी, जब मैं आप लोगों की जगह में थी, यहाँ पे कोई अगर सामने में आके बोलता था ना तो उसको सुनना, और डेफिनेटली अगर आज कुछ सीखने के लिए आए हो तो आपको फील होना चाहिए कि जब आप यहाँ से गए तो यहाँ आने से पहले जो आप थे, यहाँ से जाने के बाद आप में चेंज आना चाहिए। अगर चेंज आ रहा है तभी आपके यहाँ बैठने का मतलब है। और बोलते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी, तो सेम वही है। यहाँ पे जितने लोग भी अपने अनुभव शेयर करेंगे वो उनका अनुभव होगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जैसा किए हो अगर सेम वैसा ही आप करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर बंदे में अपनी अलग काबिलियत होती है, उसका जो तरीका होता है पढ़ने का सब थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अपनी स्ट्रेटेजी जो आपकी बेसिक ह्यूमन नेचर में है उसको नहीं भूलिएगा, पर जो ये लोग बोलेंगे ना उसको सुनिएगा और उसमें से एडॉप्ट करिए कुछ चीज़ों को कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो। और जब ऐसा कुछ मंच मिले ना तो सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। जितने मन में क्वेश्चन है ना सब कर लेना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं बगल वाला बैठा है, बगल वाला नहीं पूछ रहा है, मेरे साथ के 4-5 लोग आए हैं, मैं कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँगा कि क्या पढ़ते थे, कैसे सिलेबस को आप लोगों ने कवर किया, तो कोई हंसेगा तो नहीं। ये फीलिंग जो अंदर में रहता है ना कि हम कुछ पूछेंगे तो कोई क्या बोलेगा, इस चीज़ को तो मैं बोलती हूँ आज के 1.5-2 घंटे का जितने का भी सेशन होगा ना उसे भूल जाना और बेधड़क जो भी सवाल आपके मन में है वो पूछ लेना। क्योंकि रायपुर जिला प्रशासन का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन आप लोगों के लिए रखा है। और आप खुद सोचे कि हम लोग कई बार यूपीएससी में कोई टॉप किया, सीजीपीएससी में टॉप किया, उसको टीवी में देखते हैं, उसको मोबाइल में यूट्यूब में उसके वीडियोस देखते हैं, पर लाइव सुनने का मौका कितनी बार मिलता है? मिलता है मौका ऐसा? नाश्ता करके आए हो ना, तो एनर्जी तो नहीं दिख रही है, नाश्ता करवाना पड़ेगा लग रहा है ना? तो सेम एनर्जी सामने वाले को दिखना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी एनर्जी हो, यहाँ पे जो लोग आए उनको लगना चाहिए कि अरे यार अगला टॉपर तो छत्तीसगढ़ से निकलेगा। और न सिर्फ टॉपर, जो टॉप 5 में है वो पूरे छत्तीसगढ़ से होने चाहिए। इतने लोग देखो, अगर किसी एग्जाम के बारे में बोलना चाहिए ना तो एक बंदा अगर 6 महीने 1 साल तैयारी करता है तो उसको डेफिनेटली अगर आप 2-4 मिनट 10 मिनट बोलने के लिए बोलोगे तो कितनी चीज़ें बोलेगा। एट ए टाइम उसके दिमाग में जितनी चीज़ें आएंगी उतनी ही बोलेगा। तो सेम यहाँ पे भी जो लोग आएंगे ना वो आपके ऊपर है कि आप उनसे क्या बुलवाते हो। कई बार हमें लगता है कि स्टेज में जो आता है सामने वाला प्रिपेयर करके जो आता है वही बोलता है, पर मुझे ऐसा लगता है ना ऑडियंस जैसा चाहती है सामने वाला ऐसा बोलता है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इनसे क्या बुलवाएं, क्या सुनना चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग अपने तरीके से अपने डाउट्स को लेकर ही पूरा सेशन चलवाना, तभी आप लोगों को उसका फायदा मिलेगा। समझ रहे हो ना? और मेरे बारे में तो कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। यूनिफॉर्म देख के समझ में आता होगा कि रायपुर पुलिस से कोई आए हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डीएसपी ललिता मेहर, वर्तमान में रायपुर में ही पोस्टेड हूँ। और जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की थी, मैंने 2016 पीएससी क्रैक किया था, 2018 मेरी जॉइनिंग है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सीजीपीएससी तैयारी करने से पहले मैंने सीजीपीएससी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। और जब मैंने स्टार्ट किया तो कई लोग, जैसे मैं बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस डालती हूँ, मैंने सिर्फ 6 महीने में पढ़ा। लोगों का सवाल आता है कि क्या मैडम मजाक करती हो, 6 महीने में तो कैसे निकाल सकता है? पर ये फैक्ट है, मैंने 6 महीने में ही सीजीपीएससी निकाला था। और प्रीलिम्स की तैयारी की, प्रीलिम्स बहुत बेस्ट किया। जैसे ही प्रीलिम्स मेरा अच्छा था, मेन्स तैयारी किया। मेन्स के लिए सिर्फ 2 महीने मेरे पास टाइम था। मैंने 19 फरवरी को मेरा प्रीलिम्स हुआ था, फिर 1 मार्च से मैंने मेंस की तैयारी की थी। बीच में 10 दिन का गैप लिया, घर में गई, घर वालों के साथ टाइम बिताया, रिलैक्स हुई। 1 मार्च से लेकर 24 या 25 मई को मेरा मेंस था। तो तब तक मैंने ताबड़तोड़ मेहनत किया। दिमाग में ये था कि अभी पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा रहता है सीजीपीएससी में और इतने सारे सब्जेक्ट हैं। किसी एक को अगर ऐसा मत करना कि आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए ही पूरा अपना एनर्जी दे रहे हो। आपको सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है। सभी सब्जेक्ट को लेके चलोगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा
ओवरऑल रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। और दिमाग में ये था, आज जितने कॉन्फिडेंस से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में पहले नहीं था। तो मेरे को ये पता था कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगी तो हो सकता है मुझे इंटरव्यू में एकदम कम नंबर मिले। तो इसलिए मेरे पास ये दिमाग में था कि पिछले 3 साल में जो मेंस में टॉपर आए हैं या फिर ओवरऑल जो टॉप कर रहे हैं उनका नंबर क्या है, वो मैंने निकाल लिया। और मैंने सोच लिया था कि मुझे मेंस में इतना स्कोर करना है कि मुझे इंटरव्यू में अगर वो लोग सिर्फ पासिंग मार्क या एकदम 50-60 नंबर भी दे दें तो भी मेरा सिलेक्शन अच्छे पोस्ट में हो जाए, जो कि मैं चाहती थी कि डीएसपी हो। तो सेम मैंने वैसे ही किया। मेंस में मैंने अपना बेस्ट दिया और इंटरव्यू में मुझे डेफिनेटली कम नंबर मिला, क्योंकि कॉन्फिडेंस उस समय भी बिल्डअप नहीं हुआ था। तो आप लोग भी अगर इंटरव्यू में और अच्छा नंबर मिल रहा है तो वो आप लोग के लिए प्लस होगा। इंटरव्यू में कितना नंबर देने वाला है सामने वाले के ऊपर है। अब भाई इंटरव्यू क्या होता है, लोग बोलते हैं इंटरव्यू की तैयारी क्या करनी चाहिए, पर मैं बोलती हूँ इंटरव्यू में वही जो आप हो वही आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। कुछ भी अगर कहीं से याद किए रहोगे ना, सामने से कोई पूछता है तो कुछ याद नहीं आता है। जो आपके दिमाग में पहले से फिट होगा वही सारी चीज़ें आप इंटरव्यू में बताओगे। तो सेम वही है, लेकिन मेंस में तो पूरा नंबर आपके हाथ में ना। मेंस में आपके पास कागज रहता है, आपके पास पेन रहता है, जो आप लिखोगे उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने कोरा छोड़ दिया तो कोरा नंबर मिलेगा। तो आपके ऊपर है कि आप सारे आंसर लिखो। मेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में आंसर नहीं पता रहता है, पर फिर भी जो एकदम लगे कि इसका मुझे A to Z कुछ भी नहीं पता, कुछ भी मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकता हूँ, उसको छोड़ने के अलावा किसी क्वेश्चन को मत छोड़ना। और इवन मैंने तो साइंस में भी कुछ चीज़ें ऐसी क्वेश्चन आई थी जो मुझे नहीं पता था, मैंने अटेम्प्ट किया। हालांकि उसमें नंबर बाद में जब मैंने कॉपी निकलवाया तो 0 मिला था। पर आप जब सारे आंसर लिख के आते हो ना, घर आने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने सारे आंसर लिखे हैं। और मैं बता रहा हूँ 4 दिन कंटिन्यू पेपर देना रहता है। एक पेपर दिए 2 घंटे बाद फिर दूसरा पेपर है। अगर आप पहला पेपर नहीं बना करके दिमाग में रहेंगे ना, तो दूसरे पेपर में भी जब बैठे रहोगे तो आधा दिमाग पहले पेपर में रहेगा। इसलिए सारे आंसर लिख दो। नंबर देना नहीं देना चेकर के ऊपर है ना। तो आप अपने मन को तो सेटिस्फाई कर लोगे कि आपने सारे अटेम्प्ट किए। और जब एक पेपर दे दो ना तो दूसरे पेपर का ही सोचो, पहला पेपर को भूल जाओ। दिमाग में रखना कि 4 दिन बाद मैं कैलकुलेट करूंगी कि कितना मिलने वाला है, कितना नहीं मिलेगा। तो हमेशा जब भी पेपर की तैयारी करो, पुराने पेपर को भूल जाओ और अगले पेपर पे ही फोकस करो। तभी आप लोग ना एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है उसको कम कर पाओगे। और शॉर्ट नोट्स अगर रहेगा तभी आप पूरा रिविजन कर पाओगे। मैं और मेरे बड़े भाई दोनों हम लोग मेंस का देने गए थे, मुझे याद है दोनों साथ में जाते थे। पर भाई बोलता था कि उसका पढ़ने के लिए अभी एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, और तब तक मेरा 2 बार रिविजन हो चुका रहता था। रीज़न, हम दोनों अलग अलग कोचिंग में बैठ जाते थे। तो भाई ने जो नोट्स बनाया था वो पूरा डिटेल्ड फॉर्म में था, तो उसको अपना नोट्स पढ़ने में ही बहुत टाइम लगता था। और मैंने जो नोट्स बनाया था इतना शॉर्ट में बनाया कि उसको कितनों बार भी पढ़ लूँ तुरंत खत्म हो जाता था। तो आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप उसको रिविज़न करो तो टाइम नहीं लगना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता है, पर फिर भी हम इन चीज़ों पे ही गलती करते हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। अगर प्रीलिम्स नहीं निकले तो प्रीलिम्स में भी वही है, ऑब्जेक्टिव कितना आप सॉल्व करते हो उसके ऊपर रहेगा। क्या डीप क्वेश्चन आ गया, ये क्या क्वेश्चन आ गया कि सीएम जी का यहाँ पे कब भेंट मुलाकात हुआ था। अरे जो आपको नहीं पता वो किसी को नहीं पता, ये तो दिमाग में रखो ना। लेकिन जो सबको पता है वो आपसे बनना चाहिए। एग्जाम में वही सिलेक्शन लेता है, कोई 100 में 100 नंबर ला के टॉप नहीं करता है। बेसिक जो एक नंबर आना चाहिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए उतने जो सॉल्व करता है उसी का ही सिलेक्शन होता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं बनता या वो बनता है। जो बनता है उसको बनाओ, और जो सबसे बनता है टाइप के क्वेश्चन है उसको तो डेफिनेटली बना के आओ। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं चाहूँगी कि आज जितने लोग हो कल के डेट में यहाँ से टॉपर्स निकले, फिर हम लोग एक टॉक शो ऐसे यहाँ पे रखेंगे अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए। तो ये काम हम चाहिए। और बाकी मैं ऑन ड्यूटी हूँ तो ड्यूटी की बातें भी करूँगी डेफिनेटली। तो रायपुर पुलिस का अभी एक अभियान चल रहा है, हेलो जिंदगी, नशे को छोड़े जिंदगी से नाता जोड़े। और नशे से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अगर एक पिता नशा करता है तो उसके परिवार पे असर पड़ता है। अगर हमारा कोई कॉलेज का या कोई यंगस्टर नशा करता है तो
करके रोड पे है तो डेफिनेटली उसके साथ कोई मिसयूज करने लगेगा या उसका सब मिसबिहेव करने लगे तो कैसे कंट्रोल करके? अभी तो खुद नशे के उसमें कंट्रोल में है ना। तो इसीलिए नशा नहीं करना चाहिए, सबको पता है, फिर भी नशा करते हैं। अगर सिगरेट का आप पैकेट देखेंगे, किसी तंबाकू का पैकेट देखेंगे, इसमें ऐसे फोटोज रहता है जिसको देख के क्या फोटो है, ऐसे करके हम फोटो को ही साइड कर देते हैं, फिर भी उसको नशा करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन होता है डेफिनेटली, कभी सिलेक्शन नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, कहीं ब्रेकअप हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी घर वालों से लड़ो तो भी फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप उस फ्रस्ट्रेशन को फेस कैसे करोगे, नशे का सहारा लेके या फिर खुद में कॉन्फिडेंस लाके, अपने हैबिट्स बदल के, कुछ हॉबी क्रिएट करके, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके, कुछ अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके आप उसको कंट्रोल करते हो, या नशे को लेके। ऑप्शन आपका है, दोनों रास्ते आपके पास रहते हैं। जिस रास्ते में आप चलोगे आपकी आगे की ज़िंदगी उसी रास्ते में चली जाएगी। और आप लोग देख सकते हो, अगर किसी ने नशा किया तो नशे से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो बता देना कि हाँ मैडम ये नशा किया तो उसके साथ ये कितना कुछ अचीव कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और एक इमेज की भी बात होती है, हम हर कोई इमेज के लिए आज की डेट में ना आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा लोग वरीड रहते हैं कि हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने। आप लोग अगर किसी गलत उसमें रहोगे तो कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा। तो आपके ऊपर है कि लोग आपको कैसे नज़र से देखें। तो इसलिए आप अपने आप को वैसा बना के रखो। और ये न सिर्फ अपनी बात है, हमारे परिवार में, हमारे आसपास या कहीं पर भी कोई ऐसा लगता है कि वो नशा कर रहा है तो आप लोग उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र से, बहुत सारे काउंसलर से एक हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है कि अगर कोई नशे में आदी है, उसको नशा छोड़ना है तो हम उसको कैसे छोड़वाएं। और मैं नशा मुक्ति केंद्र में मैं बात कर रही थी तो उनका ये कहना था कि नशा तभी छुड़वा सकते हैं जब सामने वाला नशा छोड़ना चाहे। तो अगर कोई चाहे तभी उससे वो चीज़ छुड़वा सकते हैं। और इसी को लेके कुछ शॉर्ट वीडियोस भी हैं जो रायपुर पुलिस के फेसबुक पेज में, ट्विटर, इंस्टा में आपको देखने को भी मिलेगा। और अभी टाइम होगा तो मैं उसको आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और थैंक यू सो मच सुनने